नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। देश विदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 15 अगस्त को जब मध्य विधि यानी मिड टर्म चुनाव का ऐलान किया, तब ये सोचा था कि कोरोना को हैंडल करने में मिली सफलता उनको पूर्ण बहुमत दिला देगी। लेकिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी का चुनाव प्रचार दमदार नहीं रहा और लोग कई मुद्दों पर उनसे नाराज होते दिखाई दिए और चुनाव में उनको इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही हुकूमत कायम कर ली है। एक हफ्ते पहले सरकार का भी ऐलान कर दिया गया था। इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं, कब और कैसे होगा, ऐसे में तमाम सवाल लोगों के जेहन में। अफगानिस्तान में भीषण आग मानवीय संकट से गुजर रहा है। हालात ये है कि कैदी जेल चला रहे हैं और घर चलाने के लिए लोग अपने घर के जरूरी सामान बेचने को है मजबूर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग हाईवे तक पहुंच गई है। इससे उत्तर पश्चिम को लॉस एंजल्स से जोड़ने वाले हाईवे का 70 किलोमीटर भाग बंद कर दिया गया। और अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने वार्निंग दी। तो वहीं बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 15 अगस्त को जब मध्यावधि यानी मिड टर्म चुनाव का ऐलान किया था, तब ये सोचा भी नहीं था कि कोरोना को हैंडल करने में मिली सफलता उनको पूर्ण बहुमत दिला देगी। अब जबकि मतदान में एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है, तो उनकी उम्मीद फीकी नजर आ रही है। बता दें कि ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी का चुनाव प्रचार है वो दमदार नहीं रहा और लोग कई मुद्दों पर इससे नाराज है। इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जस्टिन ट्रूडो 2015 से ही सत्ता में है। 2019 में जब वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो यह सरकार अल्पमत में थी। इसकी वजह से ही उन्हें अहम बिल पास कराने या फैसला लेने में विपक्षी दलों का सहारा भी लेना पड़ा था। बता रहे कि कोरोना से उनकी सरकार ने बेहतर तरीके से निपटा है। वैक्सीनेशन में कामयाबी भी मिली है और बिजनेस कम्युनिटी को काफी मदद मिली है। लेकिन इसके बावजूद आम लोगों में उनकी सरकार के प्रति कुछ गुस्सा है और इसी की वजह से सत्ता विरोधी लहर है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पूर्ण बहुमत के लिए 39 साल के ट्रूडो को 78% वोट्स मिले हैं और अब ये आंकड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो ट्रूडो की लिबरल पार्टी के एक नेता ने यह भी कहा है कि मध्यावधि चुनाव का फैसला लेकर प्रधानमंत्री ने गलती की है। कुछ दिनों पहले ट्रूडो ने कहा था कि हमारी सरकार ने कोरोना से जंग में बेहतरीन काम किया है, अब आपकी बारी है हमारे बारे में सोचने की और हम जीडीपी को 23% तक लेकर जाना चाहते हैं। वहीं अगस्त में चुनाव की घोषणा के वक्त ट्रूडो की लिबरल पार्टी प्रमुख विपक्ष दल कंजर्वेटिव पार्टी से आगे थी और अब ताजा खबर यह है सर्वे के अकॉर्डिंग कि ट्रूडो पिछड़ रहे हैं और विपक्षी नेता ओटूल के मुताबिक सत्ता हथियाने के लिए ट्रूडो देश को चुनाव में झोंक रहे हैं, जबकि देश में कोरोना की चौथी लहर आ ही चुकी है। तो तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के साथ ही हुकूमत कायम कर ली। एक हफ्ते पहले सरकार का भी ऐलान कर दिया गया। इसका शपथ ग्रहण समारोह होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ऐसे में तमाम सवाल लोगों के जेहन में हैं। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि तालिबान के बड़े नेता कहां हैं और ये दुनिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। हिज़बुल्लाह अखंदजादा को सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और ये दोनों ही अब तक कहीं नजर नहीं आए हैं। बरादर ने 2 दिन पहले 39 सेकंड के एक कथित ऑडियो टेप के जरिए खुद को सेहतमंद होने का दावा किया था। अब इस टेप पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। बता दें कि सीएनएन ने तालिबान के अंदर जारी उठापटक को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की है और इसके मुताबिक आमतौर पर किसी भी देश में सरकार के ऐलान के साथ ही नेता दुनिया के सामने आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लोग जानना चाहते हैं कि तालिबान के लिए नेता आखिर हैं कहां, उनका पता क्या है और वो दुनिया से नजरें ही क्यों छुपा रहे हैं। तालिबान प्रवक्ता भी सवालों को टालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और अगर जवाब भी देते हैं तो वो भी बेहद कमजोर साबित होते हैं। वहीं अफगानिस्तान भीषण मानवीय संकट से गुजर रहा है। हालात ये है कि कैदी जेल चला रहे हैं और घर चलाने के लिए लोग अपने घर के जरूरी सामान बेचने तक को मजबूर हो गए। महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता खदीजा अहमद बताती हैं कि मैं ऐसे कई परिवारों को जानती हूं जिन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए अपना फर्नीचर और अन्य सामान तक बेच दिया। काबुल के चमन ए होजरी, मजार ए शरीफ के बाजारों में ऐसे नजारे आम हो गए हैं। ये बाजार रेफ्रिजरेटर से लेके कुशन, पंखे, तकिया, कंबल, चांदी के बर्तन, पर्दे, बिस्तर, गद्दे, कुकवेयर और अलमारियों से भरे हैं।
खदीजा कहती हैं कि लोग दो आशंकाओं से डरे हुए हैं। पहली तो ये है कि तालिबान उन्हें मार डालेगा और दूसरी ये है कि भूख उन्हें मार देगी। देश में कीमतों में बढ़ोतरी की निगरानी के लिए अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दे रखी है कि 95% से ज्यादा अधिक अफगान आबादी 2022 के मध्य तक गरीबी रेखा से नीचे डूब सकती है। उधर तालिबान को उम्मीद है कि चीन और रूस पश्चिमी आर्थिक सहायता में कमी की भरपाई करेंगे, लेकिन अभी तक दोनों देश इस मुद्दे पर शांत बैठे हैं। तस्वीर कंधार के जारा फरका की है, जहां तालिबान ने यहां बसे 3000 सैन्य परिवारों को घर छोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। विरोध में हजारों लोगों ने मार्च निकाला है। उनका कहना है कि मरते दम तक घर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ 10,000 से ज्यादा अधिक लोग हैं, इनमें कई विधवाएं हैं या सैनिकों की पत्नियां हैं जो 20 वर्षों में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए और घायल हुए हैं। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल की आग हाईवे तक पहुंच गई है। इससे उत्तर पश्चिम के लॉस एंजल्स से जोड़ने वाले हाईवे का 70 किलोमीटर भाग बंद कर दिया गया है। हाईवे के 30 किलोमीटर दायरे में धुएं का गुबार है। आग को काबू पाने में 3 दमकलकर्मी जो है घायल हो चुके हैं। डिक्सी में इस साल आग से 10 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल जल चुके हैं। इतना ही नहीं, बीते साल अगस्त में जो खाक हुआ था, वही अमेरिका में हर साल जंगल में आग की 7 से 10,000 घटनाएं आम होती जा रही हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आग प्रभावित इलाकों में नुकसान का जायजा लेने पहुंचे हैं। इस बीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में सामने आया कि जंगल की आग के धुआं का गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले बच्चे पर विपरीत असर हो सकता है। 7,000 बच्चे समय से पहले पैदा हो सकते हैं और ऐसे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में परेशानियां भी आ सकती हैं। अध्ययन में साल 2006 से लेकर 2012 के बीच 10 लाख गर्भवती महिलाओं पर धुएं के संभावित प्रतिकूल असर का पता लगाया गया। तो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने वार्निंग दे दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमरान सरकार से साफ कह दिया है कि तालिबान जब तक अपने 2 बड़े वादे पूरे नहीं करता, तब तक पाकिस्तान उसे मान्यता ना दे। पहला वादा है महिलाओं और लड़कियों को हक देना, दूसरा अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक अफगानियों को इसकी मंजूरी देना। तालिबान नेता कई बार इन दोनों ही वादों को पूरा करने का भरोसा दिला चुके हैं, हालांकि धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मंगलवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने पेश हुए। अफगानिस्तान के मामले पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हित बढ़ने नजर आ रहे हैं, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारे नजरिए के खिलाफ हैं। वही अमेरिका अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग तालिबान को मजबूत बना रहे हैं, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो कुछ सांसदों ने ब्लिंकन से पूछा कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर नए सिरे से विचार कर रहा है। इस पर ब्लिंकन ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने 20 साल में क्या रोल प्ले किया और आने वाले कुछ सालों में उसे क्या करना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त आगे खबरों का जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो, नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। जसप्रीत अच्छा कर रहा है ना? हाँ ठीक है। फास्ट बॉलर बन जाएगा ना? मैडम इसका रनअप इतना छोटा है ना, फास्ट बॉलर बनना बहुत मुश्किल है। जो बोले तू रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा सर उसको पलट दे। तेरा नन्हा सा रनअप बीच में आएगा। जिसने भी कहा है तूने गलत रास्ता चुना है, तेरा हंसता हुआ चेहरा मुन्ना तेरी खुद की किल्ली उड़ाएगा। तू किसे डराएगा जब एक यॉर्कर में सबकी पकड़ पलट दे। थम्स अप, तूफान वही जो सब पलट दे।
तो आप देख रहे हैं के न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेन पटेल की कैबिनेट में आज 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है और नई मंत्रिमंडल में विजय रूपाणी सरकार में शामिल रहे करीब 60% चेहरे शायद नजर नहीं आएंगे। सूत्र बताते हैं कि विधायक से सीधे सीएम बने भूपेन पटेल कुछ सीनियर मंत्रियों को स्थान दे सकते हैं, लेकिन नए चेहरों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को भी कुछ मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भी माना है कि सरकार में वरिष्ठ और युवा सदस्यों का अच्छा मिश्रण होगा। भूपेन पटेल पार्टी संगठन की सलाह से टीम का चयन करेंगे। भावी मंत्रिपरिषद में जाति, क्षेत्र सहित सभी समीकरणों का ख्याल रखा जाएगा। पटेल इस संबंध में अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, उनका मार्गदर्शन अहम होगा। तो वहीं बेंगलुरु के कोरबंगला के पास आज सुबह खंबे से जा टकराई तेज रफ्तार ऑडी कार। वहीं कार में सवार डीएमके विधायक के बेटे, बहू सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु से ये खबर है, जहां मंगलवार की सुबह सुबह एक बड़े सड़क हादसे की खबर मिली है और इसी खबर के मुताबिक कर्नाटक के बेंगलुरु में कोरमंगला के पास एक तेज रफ्तार ऑडी कार खंबे से टकरा गई और इस भीषण दुर्घटना में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बता दें कि घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ जारी है। घटना में कार के परखच्चे उड़ चुके हैं और सभी शव कार में ही फंसे हुए हैं। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें आदुगोडी पुलिस स्टेशन ने यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु दुर्घटना में जिन 7 लोगों की मौत हुई है उनमें करुणा सागर, बिंदु होसूर जो कि तमिलनाडु के डीएमके विधायक वाई प्रकाश के बेटे और बहू शामिल हैं। विधायक ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बहू और बेटा ऑडी कार से जा रहे थे जो एक स्ट्रीट लाइट पोल से टकरा गई, जिससे ये दुर्घटना हुई। तो अगले साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक सरकार ने एक देश एक दाम के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार शुरू कर दिया है। 17 सितंबर को लखनऊ की जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से ही जीएसटी काउंसिल की यह पहली फिजिकल बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल की इस 45वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान मंत्री समूह एक देश एक दाम के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकता है। बैठक में एक दाम से लेकर अधिक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने पर बातचीत हो सकती है। मंत्री समूह के प्रस्ताव पर जीएसटी काउंसिल मुहर भी लगा सकती है, तो फिर देश के सभी राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम एक समान हो जाएंगे और इतना ही नहीं, एक समान जीएसटी से पेट्रोल व डीजल के दामों में भारी कमी आएगी। हालांकि जीएसटी काउंसिल इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और सूत्रों का दावा है कि राजस्व को देखते हुए जीएसटी काउंसिल के उच्च अधिकारी पेट्रोलियम पदार्थों पर एक समान जीएसटी लगाने को तैयार भी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में पेट्रोलियम पदार्थों के राज्य व केंद्र सरकार को 5.55 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इसमें पेट्रोल व डीजल ही सबसे ज्यादा राजस्व सरकारों को मिला था। पेट्रोल पर केंद्र सरकार 32%, तो राज्य सरकार लगभग 23.7% टैक्स ले रही थी। डीजल पर केंद्र 45%, तो राज्य सरकार 14% से ज्यादा टैक्स वसूल कर रही है। जो बाइडेन के व्हाइट हाउस प्रवेश के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया है। अमेरिका 24 सितंबर को पहली बार 4 देशों के समूह क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कार्ड के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेने वाले हैं। बता दें, कोरोना काल में यह व्यक्तिगत उपस्थिति वाला पहला कार्ड सम्मेलन होगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की पहली आमने सामने की मुलाकात होने वाली है। अफगानिस्तान से अमेरिका की रुखसती और तालिबान के सत्तासीन होने के बाद इस शिखर सम्मेलन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा लीजिए कि सम्मेलन की तारीख तय होने के साथ ही अमेरिका ने तालिबान से नजदीकियों पर पाकिस्तान के प्रति सख्त रवैया दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेकर समीक्षा करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्कों के आतंकियों सहित तालिबान को पालता परोसता है और बता दें, दूसरी तरफ से आतंक विरोधी गतिविधियों में हमारा भी सहयोग रहा है। वह लगातार 2 नाव की सवारी कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की भूमिका पर गौर करेगा, यह भी देखेगा कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किस तरह की भूमिका में होना चाहिए।
तो करनाल के बाद दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों ने अपना रवैया नरम कर दिया है। किसान आंदोलन के 9 महीने बाद प्रशासन की गुजारिश पर NH-44 को एक तरफ से खोलने के लिए तैयारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि इस गति रोध को खत्म होने का रास्ता करनाल से ही खुला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनीपत उपायुक्त ललित सिवाच मंगलवार को कुंडली सिंगू बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आम लोगों को हो रही परेशानी का हवाला देकर किसानों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने समस्याओं को दूर करने के लिए GT रोड पर लोगों को आने जाने के लिए रास्ता देने के लिए कहा। उनकी गुजारिश पर किसान प्रतिनिधियों ने इस पर विचार करने का भरोसा दिया। लघु सचिवालय में मंगलवार को ही उपायुक्त अध्यक्षता में जिला और पुलिस प्रशासन के साथ किसान प्रतिनिधियों की बैठक हुई। उपायुक्त ने बताया कि याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि NH-44 पर कुंडली सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता आम लोगों के लिए खुलवाया जाए। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात गाय को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें, नोएडा निवासी शिवम अपने दोस्तों भरत शर्मा, रोहित, विपुल और यश के साथ वृंदावन दर्शन करके आ रहे थे। यहाँ लोग जैसे ही थाना राय क्षेत्र के माइटल स्टोन 109 के समीप पहुंचे तभी वहां अचानक गाय आ गई। शिवम ने गाय को बचाने के प्रयास से लेकिन गाड़ी गाय से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में शिवम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चारों दोस्त गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। नोएडा निवासी शिवम और उसके दोस्तों का वृंदावन आना था, लेकिन वह वृंदावन कट पर उतरने की बजाय रास्ता भटक गए और उससे 2 किलोमीटर आगे ही चले गए, जहां उनकी कार स्विफ्ट टकरा गई और हादसा हो गया। और हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आने वाले त्योहारों के दौरान देश में धमाके करने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हाई क्वालिटी हथियार बरामद किए हैं। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी और पकड़े गए आतंकी दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के इशारे पर नवरात्रि और रामलीला के दौरान सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट बनाना चाहते थे। इधर ओडिशा के बालासोर से पुलिस ने DRDO के 4 कर्मचारियों को जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया है। चांदीपुर सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ये चारों कर्मचारी गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान एजेंट्स को भेज रहे थे। पुलिस ने बताया कि इसके लिए उन्हें पाकिस्तान एजेंट मोटी रकम दे रहा था और गिरफ्तार कर्मचारियों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत दूसरी धाराएं भी लगाई गई हैं। दिल्ली समेत 3 राज्यों से पकड़े गए आतंकियों का यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने DGP प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से पकड़े गए आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकियों के नाम ओसामा और जीशान कमर हैं। बाकी चारों आतंकियों के नाम मोहम्मद अबू बकर, जान मोहम्मद शेख, मोहम्मद अमीर जावेद और मूलचंद लाला हैं। तो वहीं राज्य में आगामी दिनों में मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार 3 दिनों तक जूनागढ़, राजकोट, वलसाड में भारी बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके साथ ही देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, दाहोद, वडोदरा, छोटी उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी में भी भारी बरसात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 17 सितंबर से 18 सितंबर तक उत्तर गुजरात तथा मोरबी, जामनगर, देवभूमि द्वारका में अति बारिश हो सकती है। वहीं 16 सितंबर से 18 सितंबर तक कच्छ जिले में भारी बरसात होने की संभावनाएं भी जताई गई है। तो राज्य में भारी बरसात के कारण एक नेशनल 20 स्टेट हाईवे सहित 214 रास्ते बंद किए गए हैं, जबकि ST डिपो की 55 रूट बंद होकर 181 ट्रिप सरदार सरोवर जलाशय में अभी 1,86,558 पानी का संग्रह है, जो कुल संग्रह शक्ति के 52.85% है। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य के 206 जलाशयों में 3,98,753 MCFT पानी का संग्रह है, जो कुल संग्रह शक्ति से 71.53% ही है। वर्तमान में राज्य में हाई अलर्ट पर 65 जलाशय बताए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए?
क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है।